हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द्विज क्लासेस। 10th क्लास के बोर्ड सर पे हैं और अब हमारी ये वन शॉट वीडियोस जो क्विक रिवीजन पर हैं हर एक टॉपिक की, वो जल्दी से आने वाली हैं। आज की हमारी ये सीरीज़ होने वाली है इकोनॉमिक्स पर, जिसमें चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। चुटकी बजाते ही हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। पहला, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबको पता है पैसा जो है वो लेने और देने दोनों ही चीज़ों में काम आता है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस। A person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she felt might want. जैसे कि अगर आपको एक पेंसिल चाहिए तो आपने 10 रुपए दिए और पेंसिल खरीद ली। ठीक है, सिंपल। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पहले के ज़माने में क्या होता रहा कि ग्रेन्स, कैटल्स इस्तेमाल की जाती थी एज अ फॉर्म ऑफ मनी, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टर सिस्टम। लेकिन आजकल के टाइम पे, अच्छा, पार्टर सिस्टम के बाद राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या आया, मेटालिक कॉइन्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आता है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जैसे कि यूरो, रुपी, डॉलर, येन एक्सेट्रा। और ये सारे डिपॉजिट्स। अच्छा, अब करेंसी और डिपॉजिट्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके थ्रू पूरा बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। क्योंकि जैसे इस करेंसी को आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कराते हैं और जैसे ही आपने ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए तो आपके डिपॉजिट किए हुए पैसे से बैंक आगे क्या फॉरवर्ड करता है, लोन्स। और ये सर्कल गोल गोल ऐसे चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ मनी। करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो है वो भारत में करेंसी इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, आपका ये होमवर्क है, मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि जो वन रुपये का कॉइन है उसे कौन इशू करता है और उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, ठीक है, जाना नहीं ऐसे बिना लिखे। द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। अब ऐसा तो नहीं होता है कि आप हरियाणा से हैं और आप राजस्थान में गए और आपने पैसे दिए, 100 रुपीज़ का नोट किसी को दिया तो वो कहेगा कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ऐसा थोड़ी होता है। जो रुपी है वो इंडिया में हर जगह पे एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बारी आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स कैसे कहते हैं। मान लो मेरे पास एक बफेलो है, ठीक है, और आपके पास 2 बोरी हैं गेहूं की, ठीक है। तो आपको मुझे ये 2 बोरी गेहूं की चाहिए और आपको ये बफेलो चाहिए, ठीक है। तो जो मुझे बेचना है वो आपको खरीदना है। इसे हम क्या कहते हैं, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि जो मैं बेचना चाहती हूँ सामने वाला वही चीज़ खरीदना चाहता है। लेकिन जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें होती थी। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसा ही होगी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो आपको भी चाहिए होगी, नहीं। इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वो होना बहुत ही मुश्किल और रेयरेस्ट टू रेयर केस होता था। लेकिन जब से रुपी आया है मार्केट में, करेंसी नोट्स आए हैं, पेपर नोट्स आए हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को खरीदना और बेचना बहुत आसान हो गया है। डिपॉजिट्स इन बैंक, सबसे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। हर इंसान चाहता है कि उसके बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस हो, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं। कौन से, मान लो आपकी इनकम है 1000 रुपीज़ और आपके पास 500 रुपीज़ आपकी सेविंग्स बच गई है। तो आप क्या करोगे, अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए आपने क्या किया, उसको जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। People deposit their extra cash with the banks by opening a bank account in their name. बैंक इन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर क्या पे करता है, इंटरेस्ट। आप ये जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं ये आप किसी भी टाइम पे विड्रॉ करवा सकते हो, तभी तो इनका नाम क्या है, डिमांड डिपॉजिट, कि जब भी आपने डिमांड करी तभी आपको पैसे मिल गए, ठीक है। अब ये बैंक आपको, आप इसे चेक के थ्रू भी निकलवा सकते हो और कैश के थ्रू भी। आगे हम देखेंगे कि ये चेक कैसे कहते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट आपने देखा, और दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे कहते हैं, जो आप जब डिमांड करें तब बैंक आपको नहीं देगा। इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आपने 1 साल के लिए एफडी करवा दी। इस एफडी के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम डीडी में और एफडी में। जो डीडी होता है ये आप जब चाहें तब निकलवा सकते हैं, एफडी आप जब चाहे तब नहीं निकलवा सकते। दूसरा पॉइंट, जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है और एफडी में आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है।
और ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, और डिमांड डिपॉजिट आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। डन। चेक। अब ये चेक किसे कहते हैं? ये चेक एक पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि मान लो मैं सिद्धार्थ जैन हूँ और मुझे कि चेक पे करना है राहुल को, और मुझे राहुल को देने हैं 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने पैसे यहाँ लिख दिए और यहाँ मैंने लिख दिया 50,000 ओनली। किसको देने हैं? राहुल को। यहाँ मैंने डेट वगैरह डाली और यहाँ मेरा अकाउंट नंबर लिखा होता है। ठीक है, जिसको मुझे देना है वो आदमी इस चेक को लेके जाएगा, अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, अब इस चेक के ऊपर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IFSC कोड। ठीक है, ये बैंकिंग के कोडिंग्स होते हैं जिन्हें वो पढ़ते हैं, जो अलग अलग ब्रांच के अलग अलग होते हैं। तो ये IFSC कोड, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करती हैं चेक के लिए। समझ में आया कि चेक किसे कहते हैं? यहाँ पे मैं सिद्धार्थ जैन हूँ, मुझे ये राहुल को देना है, मैंने उसका नाम लिखा है यहाँ पे और वो दे दिया। जब वो बैंक में जाएगा तो वो अपने बैंक में जाएगा और इसके चेक के पीछे अपने बैंक डिटेल्स लिखेगा और डिपॉजिट करा देगा। विदिन 2 to 3 days ये चेक जो है वो कैश में कन्वर्ट होके उसके अकाउंट में आ जाएगा। ओके। लोन्स। अब लोन सिस्टम जो है वो भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है लोन्स, क्योंकि देखो अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हो तो आपको अपनी फर्म्स चलाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा किसी के पास नहीं होता। 10 करोड़ रुपए आपके पास कहाँ से आएंगे? तो आप क्या करेंगे? आप लोन्स लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, कोई भी नया बिजनेस करना हो तो हम लोन लेते हैं। अब क्या होता है, ये लोन सिस्टम क्या होता है? इंडिया में हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, मान लो मैंने बैंक में 1,000 रुपीज़ जमा कराए। अब इस 1,000 रुपीज़ में से 150 रुपीज़, ठीक है, बैंक ने क्या किया, अपने पास रखा और बाकी का बचा 850 रुपीज़ किस चीज़ पे दे दिया? लोन्स पे दे दिया। ठीक है, यहीं से तो बैंक की असली कमाई होती है। पता है आप, क्या आप जानते थे ये राज? नहीं ना? तो आज आपको मैं बताऊंगी कि जो बैंक होते हैं इंडिया के अंदर वो 15% अपने डिपॉजिट्स को एज अ कैश रखते हैं और जो बाकी बचता पैसा है वो उसे आगे लोन्स के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। देर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि एजुकेशन लोन्स, बिजनेस लोन, हाउस लोन्स। ये सब चीज़ों के लिए बैंक क्या करता है, आगे उस पैसे को लोन्स में दे देता है। अच्छा, अब जब वो लोन देता है 850 रुपीज़ पे, तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक मांगता है वो हाई होता है, और जो इंटरेस्ट वो हमें 150 रुपीज़ पे करता है वो कम होता है। और जो इनके बीच का डिफरेंस है, जैसे कि मान लो 850 पे उसने कितना लोन इंटरेस्ट रेट चार्ज किया लोन लेने वाले से, 8%, और हमें वो कितना दे रहा है, 2%। तो बीच में कितने का डिफरेंस आया? 6 का। तो ये 6 क्या है? उसकी इनकम। और इसी इनकम से वो अपनी सारे काम करता है, सैलरीज को पे करना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, अपने एम्प्लॉयज़ का जितना भी कुछ काम होता है वो सब इसी डिफरेंस से पे होता है। तो अब आपको समझ में आया कि बैंक का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? ये होता है। ठीक है, सो this is charged from the borrowers and what is paid to the depositors is a difference of the main source of income for banks. क्रेडिट होता है एक तरीके का लोन। ठीक है, refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in turn for the promise of future payment। यानी कि हम आज आपने हम मुझे ये मनी दे दी, गुड्स दे दी या फिर आपने कोई सर्विस दे दी, उसकी पेमेंट आप कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। फेस्टिव सीजन और स्वप्नास प्रॉब्लम की 2 स्टोरीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, कि मैंने शॉर्ट समरी यहाँ पे दे दी, आप इसको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, स्वप्ना की जो प्रॉब्लम है, ये जो स्टोरी है वो एक डेब्ट ट्रैप की है, जब वो पैसे के लेन देन में फंस जाती है। अब बारी आती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together is termed as the terms of credit। कि आपको कितना पैसा, इंटरेस्ट रेट आपको कितना देना पड़ेगा। कोलेट्रल का मतलब होता है कि आप अपनी कौन सी चीज़ गिरवी रखेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं। कोलेट्रल जैसा मैंने कहा एक सिक्योरिटी होती है, जैसे कि कुछ चीज़ गिरवी रखना। एक आपका एसेट होता है, मान लो आपको लोन चाहिए 5 करोड़ का और आपके पास एक प्रॉपर्टी है
जो 6 करोड़ की है, तो आपने उसको गिरवी रखा बैंक के पास और फिर बैंक आपको 5 करोड़ रुपीज़ दे देगा। जब आप बैंक को वापस कर देंगे उसका मनी इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक आपको आपकी एसेट, एसेट किसे कहते हैं, जैसे कि आपका मकान हो गया, कोई आपकी प्रॉपर्टी हो गई, कोई आपकी गाड़ी हो गई, ये आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। Assets that the borrower owns, like land, building, vehicle, livestock, deposits with the bank, and uses this as the guarantee to the lender until the loan is repaid. I have explained this. लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें आपको सारी शर्तें समझाई जाती हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं और कोलेट्रल का क्या कैसे क्या होगा, ये सब कुछ। अब बारी आती है कि लोन लेने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। अभी जो फॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे लोन्स हम किससे लेते हैं, ऑथोराइज्ड बॉडीज से, जैसे कि दीज आर द लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स। Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. Bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. ये जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स होते हैं, इसमें हम बैंक से लोन लेते हैं, जहाँ पे आरबीआई जो है वो सारे बैंक्स के ऊपर एक नज़र रखता है कि आपने किसको कितना पैसा दिया, कितने वक्त के लिए दिया और आपने उस पर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर कैसे होते हैं, जैसे कि आपने अपने रिलेटिव से पैसे ले लिए, अपने फ्रेंड से पैसे ले लिए, या फिर जो मार्केट में पैसा लगाते हैं आपने उनसे पैसा ले लिया, तो वो है इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखो बात ही आती है कि यहाँ पे ब्लैक मनी का भी, यहाँ पे जो है वो ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारा, और देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और अपना पैसा वापस लेने के लिए कभी कभी वो मारा पिटाई भी कर देते हैं लोगों की, उनको पीट देते हैं अगर लोन वापस नहीं होता तो, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है। अब बारी आती है डिफ्रेंसिएशन करने की फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में। तो फॉर्मल सेक्टर इज़ रेगुलेटेड बाय होम, आरबीआई। इनफॉर्मल सेक्टर को कोई रेगुलेशन नहीं करता है। फॉर्मल सेक्टर में आपका शोषण नहीं होता इतना, ठीक है, आपको कोई पीड़ित नहीं करता है इतना। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आपके साथ ब्रूचुअल हरकतें होती हैं, आपके साथ अनफेयर मीन्स होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है कि जो लोग होते हैं वो यहाँ से लोन लेते हैं, और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये बेसिकली रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं रूरल एरियाज़ के, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि बैंक से लोन कैसे लेना है और क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार ज़मींदार होते हैं। दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड नाउ, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम चाहते हैं कि हम रूरल एरियाज़ में भी उन लोगों को एजुकेट करें कि आप बैंकिंग सिस्टम से जुड़ें और वहाँ जाके समझें कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे बैंकिंग सिस्टम के पास है। कोऑपरेटिव क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो स्पेशली रूरल सेक्टर्स के लिए काम करती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करती हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो है ये रूरल सेक्टर्स में हेल्प करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है, और तो और जो फाइनेंशियली वीक लोग होते हैं उनको हेल्प करता है। इट हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, यानी कि जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, ये उन लोगों को हेल्प करता है। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वराइटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना लोन ले सकते हैं, वो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर। कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और इसमें वुमेन स्पेशली काम करती हैं, ये वुमेन्स के लिए हेल्प करता है कि वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बने, उन्हें किसी और पर अपने आप को रिलायंट रखने की ज़रूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट बने। जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं इन ग्रुप की, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे डिस्कशन होता है, एक्ट होता है वेरियस सोशल इश्यूज़ पे, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब चीज़ों पर। तो ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो समाज के हर उस तबके को उभारने की कोशिश करता है जो सोशली इकोनॉमिकली वीक है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया।
Even if banks are present, getting a loan from a bank is much more difficult as it requires proper documentation and collateral. जैसा कि मैंने कहा कि जो रूरल लोग होते हैं वो बैंक्स की तरफ नहीं भागते। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं होती, दूसरा उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस को करना, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं इतने। तो अब बारी आती है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ कर लो, जाके उस रेड बटन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहो, पेपर नज़दीक आ रहे हैं।